की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। इधर मोदी कैबिनेट में जाति जनगणना कराने की मंजूरी मिली, उधर विपक्ष में क्रेडिट लेने की होड़ मच गई। एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी के दबाव में मोदी सरकार जातीय जनगणना कराने को मजबूर हुई। पोस्टर जारी कर लिखा गया, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। लेकिन साथ ही कांग्रेस जातीय जनगणना कराने की केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल भी खड़े कर रही है। उधर बिहार की राजधानी पटना में जातीय जनगणना का श्रेय लेने की होड़ मच गई, पोस्टर वॉर शुरू हो गया। आरजेडी कह रही है कि साल 1996 में लालू प्रसाद ने सबसे पहले जातीय जनगणना की मांग की थी और अब मोदी सरकार को झुकना पड़ा है, यानी पूरा क्रेडिट लालू यादव और तेजस्वी यादव को दिया जा रहा है। और दूसरी ओर जेडीयू ने भी पोस्टर जारी किया जिसमें जातीय जनगणना कराने के लिए मोदी सरकार को धन्यवाद कहा। साथ ही पोस्टर में लिखा है, नीतीश ने दिखाया, अब देश ने अपनाया। इन सबसे इतर बीजेपी का कहना है कि मोदी है तो जातीय जनगणना भी मुमकिन है, यानी जातीय जनगणना पर जमकर क्रेडिट पॉलिटिक्स हो रही है। पहले एक रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। मोदी है तो जाति जनगणना भी मुमकिन है, ये नारा एनडीए के नेता दे रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत में जाति जनगणना कराने का फैसला लेकर इतिहास रच दिया है। पीएम मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने जाति जनगणना कराने का फैसला लिया है और पीएम के इस फैसले से बीजेपी गदगद है कि पूरे देश में गणना के साथ जातीय जनगणना भी होगा। मैं धन्यवाद देता हूं अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कि आपने एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला लिया है। केंद्र सरकार की जाति जनगणना कराने की घोषणा से पूरे देश की सियासत में हलचल मची हुई है और बिहार में जातिगत जनगणना का क्रेडिट लेने की होड़ भी तेज हो गई है। जेडीयू ने 1994 में नीतीश कुमार का संसद में दिया बयान जारी कर ये साबित करने की कोशिश की है कि जाति जनगणना की पहल नीतीश कुमार ने ही की थी। इस देश में 1931 में जात के आधार पर जनगणना हुई थी, कास्ट सेंसस हुआ था। उसके बाद से कास्ट सेंसस नहीं हुआ है। आज हर जाति दावा करती है कि मेरी आबादी इतनी है, मेरा ये इतना प्रतिशत है। इसलिए एक बार इस देश में जाति के आधार पर जनगणना हो जानी चाहिए और जात के आधार पर जनगणना करने के पश्चात जितनी भी जातियां इस देश में बसती है सबको आबादी के हिसाब से आरक्षण दे दिया जाना चाहिए। तो विपक्ष भी क्रेडिट की रेस में पीछे रहने वाला नहीं। कांग्रेस और आरजेडी दोनों ही पार्टियां खुद को जातिगत जनगणना का सूत्रधार बताने की पुरजोर कोशिश कर रही है। कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया, हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं। मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा। और ये एक पहला कदम है। हमारे पुरखों की जीत है, समाजवादियों की जीत है, लालू जी की जीत है। आपको पता होगा 96-97 में भी कैबिनेट से जो है पास किया गया था कि 2001 का जो होगा उसमें जनगणना जो होगी उसमें जाति आधारित गणना भी कराया जाएगा। देश में खासकर बिहार में जाति यदि सबसे बड़ा मुद्दा ना हो, फिर भी ये सबसे बड़ी सच्चाई है कि चुनाव इसी मुद्दे पर लड़े जाते रहे हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि भारत में कास्ट सेंसस जैसा बड़ा फैसला लेना एक साहसी कदम है और यदि पीएम मोदी ने ये ऐतिहासिक फैसला लिया है तो इसकी तारीफ होनी चाहिए। ठीक है, राहुल गांधी जी इधर जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, लेकिन मनमोहन सिंह से लेकर के और बाद के चरणों में जब मिली जुली सरकार रही, समाजवादियों की भूमिका रही, उन्होंने भी कास्ट सेंसस का साहस नहीं कर पाए। तो अगर मोदी जी ने कहा कि हम सेंसस के साथ कास्ट सेंसस भी करेंगे तो एक साहसिक फैसला। बिहार में इसी साल चुनाव होने हैं। जातीय गणना यहाँ सालों से एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। अब तक विपक्ष सरकार को इसी मुद्दे पर घेरता रहा है, पर केंद्रीय कैबिनेट के इस फैसले ने विरोधियों के सबसे बड़े हथियार को बेकार कर दिया है। पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज, रवि एस नारायण और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस बिहार की में हम पूछेंगे, जातीय जनगणना पर क्रेडिट लेने की होड़ क्यों? सरकार की मंशा पर विपक्ष को संशय क्यों? बिहार में चुनाव इसलिए जातीय गणना वाला दांव चला गया? क्या हिंदू एकता के लिए जातिगत गणना कराई जा रही है? जातीय जनगणना से किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा?
तो डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता अरविंद निषाद और बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी जुड़ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष से आरजेडी प्रवक्ता सारिका पासवान और कांग्रेस प्रवक्ता शिशिर कौंडिन्य जी जुड़ रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल सारिका पासवान जी आपसे। आरजेडी का दावा है कि 1996 से लालू प्रसाद जातीय जनगणना कराने की मांग कर रहे हैं और बिहार में हुई जातीय जनगणना तेजस्वी यादव के सुझाव पर हुई। जेडीयू प्रमाण दे रही है कि 1994 में सबसे पहले संसद में नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना की मांग रखी और 2023 में उनके ही मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार में जातीय जनगणना कराई गई। कांग्रेस कह रही है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, यानी राहुल गांधी के आगे मोदी सरकार झुक गई और जातीय जनगणना कराने की घोषणा कर दी गई। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पीडीए के आगे केंद्र सरकार झुकी है। सबके सब क्रेडिट लेने की रेस में दौड़ रहे हैं। जनता किससे क्रेडिट दे, जो मांग कर रहे हैं, जिन्होंने मांग रखी, या जिन्होंने जातीय जनगणना के फैसले पर फैसला सुनाया है? देखिए संतोष जी, मुझे लगता है कि बिहार की जनता और पूरे देश की जनता, और आपके भी जरूर आर्काइव में ये बात होगा कि किसने और कब जाति आधारित गणना की मांग हुई और किसने की। मुझे नहीं लगता है कि इस पे हमें सफाई देने की आवश्यकता है। और भाजपाई लोग जो आज दावा कर रहे हैं कि जाति आधारित गणना को आज उन्होंने स्वीकृति दी, उनकी तो हमेशा से इच्छा थी। अरे ये तो वो लोग हैं जो कहते थे कि हम एक हैं तो नेक हैं, बटेंगे तो कटेंगे। भाई ये किनका नारा था? कौन थे जो लोग जाति आधारित गणना की मांग करने वाले लोगों को जातिवाद का उपलब्धि बता रहे थे, कि जातिवाद का तमगा दे रहे थे कि भाई ये लोग तो जातिवाद है, ये लोग जातों में लोगों को बांटते हैं। हालांकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ही दलितों को, पिछड़ों को, गरीबों को चुनाव के समय और चुनावी हथकंडे की तरह इस्तेमाल करते हुए इन जातियों को हिंदुत्व का चोंगा पहनाया, हिंदू जाति के रूप में हमेशा इन्होंने बेवकूफ बनाने का काम किया है। लेकिन जब इन्हीं जातियों को, दलितों को, पिछड़ों को सम्मान देने की बात आई, अधिकार देने की बात आई, तो उनकी हमेशा अनदेखी की। ये तो वो लोग हैं जिनके पूर्वज हमारे जैसे लोगों को, हमारे पूर्वजों को गले में मटका बांधा करते थे, पिछवाड़े में झाड़ू बांधा करते थे। हम अगर इनसे छू जाएं तो ये नहाया करते थे, हम जिधर से गुजर जाएं उनको जल से धोया करते थे। और वो परिस्थिति अभी भी नहीं बदली है। आज भी कई ऐसे एग्जाम्पल हैं कि बड़े बड़े पदों पे दलित समाज के लोगों को रहने के बावजूद भी मंदिर में जब प्रवेश किया तो मंदिरों को धुलवाया गया। मुख्यमंत्री आवास जब खाली किया गया तो मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाया गया। ये तो वो प्रमाण है कि इनको कितनी नफरत है दलितों से, पिछड़ों से, गरीबों से। और ये बात करते हैं कि इन्होंने जाति आधारित गणना की शुरुआत की। अरे ये तो बिहार में 2025 है, वो चुनावी साल है। लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ लेता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस जात के हैं और इस समय उनकी जो जाति है वो किस वर्ग में आती है? देखिए, प्रधानमंत्री जी बड़े विवादित व्यक्ति हैं, इसलिए मैं बोलती हूं क्योंकि जब प्रधानमंत्री पर विवाद हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति किस जात की है? क्यों मैंने ये बोला हालांकि महामहिम की जाति पूछा नहीं करते, वो पद इतना बड़ा है। चूंकि आपने टॉपिक छेड़ दिया, द्रौपदी मुर्मू जो कि राष्ट्रपति हैं, वो किस समाज से आती हैं, जानती हैं आप? मैं तमाम ऐसे उदाहरण दे दूंगा। अभी आपने इतने, ठीक है, जातीय जनगणना पर आपका क्रेडिट लेना, उस पर सवाल पूछना ये बनता है, लेकिन उस पर ऐसा माहौल ना क्रिएट कर दिया जाए कि ऐसा लगे कि देश अभी भी 80 के दशक में या 90 के दशक की शुरुआत के समय में जी रहा है, जितनी बातें आपने बता दी। संतोष जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुझे लगता है कि पूरे आजाद भारत के बाद एक पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने, मुझे लगता है कि समय समय पे जो कहते हैं ना, जिस तरीके से सांप जो अपना केचुआ उतारता है और वो बहरूपिया जो बार बार अपने रूप बदलता है, उस तरह के प्रधानमंत्री हुए हैं। कभी वो बोलते हैं मैं पिछड़ों का बेटा हूं, कभी बोलते हैं कि मैं पठानों का बच्चा हूं, कभी मतलब समझ में नहीं आता है। प्रधानमंत्री जी खुद ही राजनीति करते करते उस अपने आप को उन्होंने वहां खड़ा कर लिया है, जो मुझे लगता है कि वो एक विवाद के रूप में हमेशा से जाने जाएंगे, पहचाने जाएंगे। और बात करते हैं, आप जाति पूछ रहे हैं, अरे ये वही लोग तो हैं जो कह रहे थे ना कि आदिवासी समाज से आने वाली एक महिला को इन्होंने राष्ट्रपति बनाया।
कौन थे भाई? कौन थे जो द्रौपदी मुर्मू जी की जाति को भुना रहे थे? हम नहीं थे। ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं ना जो कह रहे थे हमने फलाने फलाने समाज से आने वाले लोगों को इतनी जगह दी। ये वही लोग हैं जाति को भुनाते हैं। सवाल पूछते हैं तो वो उसका जवाब कुछ इस तरह से काउंटर के तौर पर देते। खैर ठीक है, आपके सवाल अपने वाजिब हैं। मैं बीजेपी प्रवक्ता का रुख करूंगा। प्रेम रंजन पटेल जी, बटेंगे तो कटेंगे से अब जाति जनगणना तक आ गई बीजेपी। संतोष जी, जरा ध्यान से जरा सुनिएगा। देश के अंदर में जब भी आरक्षण मिला है तो भारतीय जनता पार्टी जिस समय साथ रही है उस सरकार में, तभी जो है से आरक्षण मिला है। आरक्षण का मतलब क्या है कि दबे कुचले शोषित कमजोर जो पिछड़े अति पिछड़े हैं उनको मुख्य धारा में जोड़ने की बात करना, उनको जो है से सब चीज योजनाओं का पूरा लाभ सरकार की योजनाओं को मिलना चाहिए। आप जरा देख लीजिए कि 77 में जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके पहले 1953 में ही काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट आई थी, बनी थी, और 56 में उसकी रिपोर्ट आई। उसमें पिछड़े वर्गों को आर्थिक और सामाजिक आधार पर आरक्षण देने की बात की गई थी, लेकिन उस समय उस रिपोर्ट को दबा करके रखा गया, उसको लागू नहीं किया गया। और जनता पार्टी की सरकार ने 78 में मंडल कमीशन बनाने का काम किया और उसकी रिपोर्ट 80 में आई और 80 में सरकार जनता पार्टी की चली गई। लेकिन 89 में जनता दल की सरकार बनी, बीपी सिंह प्रधानमंत्री, और उस समय भी जो है से भारतीय जनता पार्टी साथ थी। 77 में जो सरकार बनी उस समय भी भारतीय जनता पार्टी उस सरकार में शामिल थी जब मंडल कमीशन बनी थी। 90 में जब मंडल कमीशन को लागू किया गया तो उसके बाद कांग्रेस के नेता राजीव गांधी ने अपने मुख्यमंत्रियों को, जो कांग्रेस शासित राज्य थे, मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा कि इस कमीशन की रिपोर्ट को जो लागू किया गया है उसको अब मानने से इनकार कर दीजिए। बिहार के अंदर में 2005 में एनडीए की सरकार बनती है और एनडीए की सरकार में 2006 में पंचायती राज का चुनाव होता है। उसमें एनडीए की सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में पंचायती राज में अति पिछड़ों को 20% आरक्षण, महिलाओं को भी 50% आरक्षण देने का काम हम तो लगातार इस काम को करते रहे। हमारा तो सवाल ये है कि कुछ दिन पहले तक आप जाति जनगणना कराने को लेकर आपकी सोच का गहरे में ले जाना, और अब अचानक से आप जाति जनगणना कराने पर उसको मंजूरी दे देते हैं केंद्रीय कैबिनेट से। सवाल इस पर पूछा गया। परिवार की पार्टी केवल, संतोष जी जरा सुन लीजिए, इन लोगों का क्या है मंशा? एक परिवार से बाहर नहीं निकल सकते। जरा राजद की प्रवक्ता बोल रही हैं, इनसे पूछ लीजिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है वहां? लालू प्रसाद यादव। विधानसभा में नेता कौन है? तेजस्वी यादव। विधान परिषद में नेता कौन है? राबड़ी देवी। सांसद कौन है? मीसा भारती। विधायक कौन बनेगा? तो तेज प्रताप। चुनाव कौन लड़ेगा? तो उसी परिवार का व्यक्ति, यानी कि सारा कुछ अपने परिवार में। और वो आरक्षण की बात करेंगे, वो बात करेंगे जाति की बात करेंगे, जो माइक समीकरण बना करके और केवल कुंडली मार करके सत्ता पर बैठे रहना और पिछड़े वर्गों का उपयोग करना, उनको सब्जबाग दिखा करके, सपना दिखा करके और उनके सपने को तोड़ देना, लूट लेना, यही काम इनका रहा है। अरे भाई, जितना प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार और बिहार सरकार की योजनाओं को आप निकाल के देख लीजिए, किसके लिए किया गया है? कौन से सारिका जी जवाब देना चाहती है? सारिका जी आपके पास आऊंगा, मैंने शिशिर जी से एक सवाल ले लूंगा। एक तरफ आप कह रहे हैं शिशिर जी की झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, यानी फुल क्रेडिट ले रहे हैं, तो दूसरी ओर आप जातीय जनगणना कराने की केंद्र की मंशा पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। जातीय जनगणना पर आप खुश हैं या असमंजस की स्थिति में है? सही रिएक्शन क्या है कांग्रेस का? देखिए संतोष, दरअसल मैं तो व्यक्तिगत तौर से भी और पार्टी की ओर से भी माननीय राहुल गांधी जी जो हमारे नेता हैं, मैं उनका धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने सड़क से लेकर के संसद तक में जातिगत जनगणना की बात उठाई और केंद्र सरकार उनके दबाव में आकर के, और आज जो प्रधानमंत्री, आपको याद होगा शायद जो है वो आपने उनकी रैली में उनका भाषण भी सुना होगा, जातिगत जनगणना पे जो उन्होंने तंज कसा था, और उसी के बाद ये चीजें जो कटेंगे बटेंगे वगैरह वगैरह जो इनका जो नारा है, बकवास नारा सब, वो सब जो है वो आया था।
अब जरा समझिए संवैधानिक बात क्या है। जो कांग्रेस पार्टी अगर कुछ भी बात करती है संतोष जी, वो संवैधानिक करती है, वो हवाई भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं करती। हाँ, कांग्रेस पार्टी जो डिमांड करती है और जब दबाव बनाती है तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी को उस दबाव में, चूंकि विपक्ष के नेता हमारे राहुल गांधी जी वहां पे मजबूती से चीजों को रखते हैं और जनता तक वो मैसेज पहुंचता है, इसीलिए बाध्यता होती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उसको जो है वो मानना। जरा समझिए, संविधान का आर्टिकल 246 देख लीजिए और 340 देख लीजिए, दोनों ही आर्टिकल में जातिगत जनगणना का प्रावधान है, जातिगत सर्वे का प्रावधान है। प्रावधान क्यों है संतोष जी? प्रावधान इसलिए है क्योंकि जैसे यहां बहुत सारी जातियां हैं, अगड़ी पिछड़ी की कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत सारी जातियां ऐसी भी हैं जिनको समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए, उनको उनके स्तर को ऊंचा उठाने के लिए जो प्रावधान है, जो सरकारी व्यवस्था है, सरकार की योजनाएं उनके लिए लागू हो सकें और किस प्रकार की योजनाएं लागू करके और उनको नीचे से ऊपर उठाया जा सके, यह संवैधानिक व्यवस्था है। कांग्रेस पार्टी ने कोई हवाई बात नहीं की और कांग्रेस पार्टी ने उस हिसाब से तेलंगाना में काम भी किया है। तेलंगाना का जो जातिगत सर्वे है वो एक मतलब मॉडल है कह लीजिए इस देश के लिए। तो कुल मिलाकर के हमारे नेता श्रीमान राहुल गांधी जी ने जो बात रखी इधर सड़क पे भी और संसद में भी, ये दोनों ही बातें संवैधानिक थी और संविधान का आर्टिकल का जिक्र नहीं किया आपने, और संविधान का आर्टिकल 246 जातीय जनगणना पर बिहार मॉडल कैसा लगा कांग्रेस को? नहीं, बिहार मॉडल में कितनी विसंगति है आपको पता होगा। उस समय सुन लीजिए ना, सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए। बेसिकली उस दौरान कांग्रेस पार्टी भी सरकार के साथ थी। आपको याद होगा जब जातिगत जनगणना बिहार में हुआ था और हमारे अध्यक्ष मान्यवर अखिलेश प्रसाद सिंह जी थे प्रदेश अध्यक्ष बिहार के, और हमारे सीएलपी लीडर विधायक दल के नेता मान्यवर अजीत शर्मा जी थे, और दोनों लोगों ने एक बार इस विसंगति को लेकर के सरकार के समक्ष अपना सवाल उठाया था। किस विसंगति को, जो आ रहा है ऐसा सवाल जनता के बीच से उठ करके, उस विसंगति को दूर किया जाए। लेकिन नॉट इवन अ सिंगल लीडर भारतीय जनता पार्टी जिसने इस विषय पे एक बात भी रखा हो। ये भारतीय जनता पार्टी पर आपने सवाल उठाया तो और भारतीय जनता पार्टी लगातार, वो कैसे गई? सुन लीजिए, उसके आंकड़े कैसे लागू कर दिए गए? भारतीय जनता पार्टी लगातार इसको क्रिटिसाइज करते रही और अब चूंकि कांग्रेस सड़क से लेकर के संसद तक मुखर हो चुकी है, तो भारतीय जनता पार्टी दबाव में आई विपक्ष के और भारतीय जनता पार्टी को जातिगत जनगणना की घोषणा करनी पड़ी। और अब जो है अगला जो ये सबसे अच्छी बात है, और इसी के लिए मैंने अपने नेता राहुल जी को पार्टी की ओर से धन्यवाद भी दिया कि उनके दबाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार झुकी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जातिगत जनगणना करवाने के लिए आपने जो 2023 में जातीय जनगणना बिहार में कराई, उसमें विसंगतियां बताई जा रही हैं कांग्रेस की तरफ से। तब वो आपके साथ सरकार में थे, अब आपको सुझाव दिया, कितना सुझाव दिया और कितना नहीं दिया, ये तो आप और सारिका जी बता पाएंगे। तो सबसे पहले इस पर आपका कमेंट क्या है? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इस बिहार को और देश को मैं बताना चाहता हूं कि इस बिहार में और देश में जातीय गणना कराए जाने की शुरुआत आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आजाद हिंदुस्तान में कराया। बिहार के पहले देश का कोई ऐसा सूबा, कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां जातीय गणना या जनगणना का कार्य कराया गया है। कांग्रेस कह रही है 2015 में उन्होंने कर्नाटक में करा दी थी, लेकिन आंकड़े अब जारी किए। कहां? कर्नाटक। नहीं, तो आंकड़े जारी नहीं किए थे संतोष जी। 2015 में उन्होंने करा दी थी, आंकड़े अब जारी किए। नहीं, आंकड़े अब जारी किए ना। हमारी सरकार ने सफलतापूर्वक आंकड़े भी जारी किए और उस दिशा में सरकार काम भी कर रही है। एक दूसरी बात, अभी जो हमारे कांग्रेस के मित्र बोल रहे हैं, तो मैं धैर्यपूर्वक इनको सुना, हमको भी इनको सुनना चाहिए। जब हम इंडिया ब्लॉक में थे तो इंडिया ब्लॉक के दरमियान आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने राहुल गांधी जी को पॉलिटिकल शिशु के भांति इनको देश में जातीय गणना कराए जाने के बारे में, इसके फायदे के बारे में, सामाजिक न्याय के बारे में समझाया और बताया
तो उसी दिन से राहुल गांधी जी आदरणीय नीतीश कुमार जी के द्वारा शिक्षित किए जाने के बाद, दीक्षित किए जाने के बाद देश में जातीय जनगणना कराए जाने की वकालत करने लगे। वहीं जब इंडिया गठबंधन की बैठक बेंगलोर में हुई और आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने बेंगलोर की बैठक में देश में जातीय गणना कराए जाने का मुद्दा एक नंबर रखने की बात कही, तो कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी और टीएमसी के नेता सुश्री ममता बनर्जी ने इसका विरोध किया और वॉकआउट किया। अगर हमारी बात मान ली गई होती तो आज देश की तस्वीर, तकदीर कुछ और होता। लेकिन कांग्रेस पार्टी जैसा कि देश में 55 वर्षों तक राज किया और काका कालेलकर आयोग के रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया और काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया, मंडल आयोग के रिपोर्ट को लागू नहीं किया, ये सारी जो चीजें थी ये कांग्रेस पार्टी के नाकामियों के कारण है। ठीक है, शिशिर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। शिशिर जी आपके पास आऊंगा, पहले सारिका जी मेरा सवाल आपसे है। अभी शिशिर कौंडिल्य जी ने ये कहा है कि जो 2023 में जातीय जनगणना उस समय महागठबंधन में थे उसमें भी 10 सेकंड और दीजिए संतोष जी, 10 सेकंड और दीजिए ना। ठीक है, ये जो कांग्रेस के साथी हमारे कह रहे थे, जब बिहार सरकार ने जातीय जनगणना के आंकड़े प्रस्तुत किए तो सरकार ने सार्वजनिक रूप से कहा कि बिहार के सभी नागरिक, बिहार के सभी तरह के संगठन, सभी तरह के पॉलिटिकल पार्टी को अगर कोई आपत्ति है तो बिहार सरकार के समक्ष लिखित रूप से आपत्ति दर्ज कराएं। सरकार ने जो समय सीमा तय किया था उस समय सीमा के अंदर कांग्रेस पार्टी या किसी दल या किसी व्यक्ति विशेष ने बिहार सरकार के समक्ष लिखित रूप से आवेदन नहीं किया, आपत्ति दर्ज नहीं किया। ठीक है सारिका जी, अब सवाल मेरा आपसे है। अभी कांग्रेस ये कह रही है कि 2023 में जो जातीय जनगणना बिहार में हुई उसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं और उसको लेकर उस समय की सरकार को आगाह किया गया था, यानी कि आरजेडी को भी ये जानकारी होगी कि इसमें विसंगतियां हैं। उस समय आरजेडी ने क्यों नहीं रोका? देखिए संतोष जी, पहले तो मैं हमारे निषाद भाई हैं, इनको मैं बोलना चाहूंगी कि जब ये महागठबंधन के हिस्सा थे और जब राष्ट्रीय जनता दल ने समर्थन दिया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ जाने की जब बात हुई तो वो वहां शर्त यही थी कि सबसे पहली शर्त थी कि बिहार में जाति आधारित गणना होगी। इन्हीं शर्तों पे गठबंधन भी हुआ था और पूरा का पूरा सबको जानकारी, निषाद भाई को भी पता है कि किस तरीके से 9 सदस्यीय टीम जो है प्रधानमंत्री जी से मिलने गई। सुन लीजिए ना आदरणीय नेता निषाद भाई, सुन लीजिए ना। पार्लियामेंट में भाषण नहीं, अरविंद जी अपने टर्न पर बोलिएगा ना। अभी आपको समय दिया था, आपने अपनी बात रखी थी ना। प्रदेश को भरमाने की नाकाम। अरविंद जी आपके पास दोबारा से काउंटर करने का मौका होगा, तब आप अपनी बात को रखिएगा। सारिका जी अपनी बात जल्दी से कंप्लीट कीजिएगा। बिल्कुल, मैं ये निषाद भाई से मैं आग्रह करूंगी कि वो थोड़ी देर धैर्यपूर्वक सुन ले। और जब महागठबंधन की सरकार के हिस्सा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे तो वो सबको पता है, निषाद भाई को भी पता है कि 9 सदस्यीय टीम जो है प्रधानमंत्री जी से मिलने गई थी जाति आधारित गणना को लेकर के, और प्रधानमंत्री जी ने उसे सीधे से नकार दिया था। और तब एनडीए के समय था। अरे भाई निषाद जी सुन लीजिए ना, निषाद जी प्लीज सुन लीजिए, सुन लीजिए प्लीज। प्रधानमंत्री जी के निषाद जी को ये भी पता है कि बिहार में कई ऐसे जातीय संघार भी हुए। निषाद जी आपको पता है ना कि बिहार में कई ऐसे जातीय संघार भी हुए। अगर आप जातिवाद और जाति आधारित गणना के समर्थन में है, लालू राबड़ी के राज में जातीय संघार हुए हैं बिहार। अरे ऐसे नहीं बोल पाएंगे हम, ऐसे नहीं बोल पाएंगे हम। अरविंद जी अपने समय पर बोलिए ना। और इतना मुझे सारिका जी अपनी बात को जल्दी से कंप्लीट कीजिए। चोर मचाओ शोर वाला हाल मत कीजिए, चोर मचाए शोर वाला हाल मत कीजिए। सारिका जी अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा। अरविंद जी आपसे ऐसी उम्मीद नहीं है, ऐसी आप अपने टर्न पर बोलिएगा ना, बीच में डिस्टर्ब मत कीजिएगा प्लीज। सारिका जी वही मैं कह रही थी संतोष जी कि पूरे सभी लोगों को पता है कि किस तरीके से तेजस्वी यादव जी ने 9 सदस्यीय टीम के साथ, वो जिसमें कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी शामिल थे, और प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे जाति आधारित गणना को लेकर के, लेकिन सिरे से नकार दिया था प्रधानमंत्री जी ने।
और बाद में बिहार सरकार ने अपने खर्चे पे बिहार में जाति आधारित गणना करवाई। क्या त्रुटियां रही, क्या उसमें आगे सुधार की आवश्यकता है? खैर, ये इन विषयों पे जाने के बजाय हम इन विषयों पे ज्यादा फोकस करें कि जाति आधारित गणना के बाद बढ़ाए गए आरक्षण के दायरे को 9वीं अनुसूची में डालने की मांग लगातार और हमारे नेता जो है सड़क से लेकर सदन तक कर रहे हैं। अगर वाकई में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जाति आधारित गणना में मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं, वो उस समय की सरकार की मंशा पर, और आप उसका क्रेडिट लेते रहे। मुझे इनका उत्तर देने दीजिए संतोष जी। ये देखिए सारिका जी, पहले सारिका जी को अपनी बात तो कंप्लीट करने दीजिएगा। ऐसे कैसे बोल पाएंगे संतोष जी? लगातार निषाद जी बोले जा रहे हैं। निषाद जी के पहले माइक को म्यूट किया जाए, तभी हम बोल पाएंगे, क्योंकि ऐसे अपनी बात को रखिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अगर कांग्रेस ये कह रही है कि जो जातीय जनगणना हुई बिहार में उसमें विसंगतियां हैं, तो फिर सवाल आप पर भी उठ रहे हैं, क्योंकि आप उस समय सरकार में थे। और सवाल आपके, वो जो क्रेडिट लेते हैं आपके बिहार में जो जातीय जनगणना हुई वो तेजस्वी यादव के दबाव की वजह से हुई, उस पर भी, उस क्रेडिट पर भी सवाल उठ रहे हैं। नहीं, कांग्रेस कभी कहीं ये नहीं कह रही है कि कहीं विसंगतियां हुई है, क्या हुई है। जाति आधारित गणना के बाद बिहार में आरक्षण के दायरे को बढ़ाया गया और हमारे नेता सड़क से लेकर सदन तक इस बात के लिए प्रयास कर रहे हैं कि उसे 9वीं अनुसूची में डाल करके सुरक्षित किया जाए। अगर वाकई में मुख्यमंत्री जी जाति आधारित गणना के समर्थन में होते तो आज वो केंद्र सरकार के सत्ता के वो हिस्सेदार हैं, बहुत मजबूत स्तंभ है उसमें। अगर वो चाहते तो इस बढ़ाए हुए आरक्षण के दायरे को वो 9वीं अनुसूची में डलवा देते, लेकिन लगातार वो इसके विरुद्ध में खड़े हैं और आज वो इस बात को क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। अरे ये क्रेडिट तो हम लेने के लिए पक्षधर में है। ये तो जीत जो है ना संतोष जी, वो पिछड़ों की है, दलितों की है, आदिवासियों की है, गरीबों की है, उस समाज की है जो आज भी मुख्य धारा में नहीं आ पाए हैं। हम इस क्रेडिट को नहीं ले रहे हैं, हमारे नेता इस क्रेडिट को नहीं ले रहे हैं, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि 1996 में इसकी मांग जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लालू प्रसाद यादव जी ने की थी और एक बहुत लंबा समय आज लग गया। सारिका जी, उसके जवाब में आरजेडी की ओर से एक वीडियो जारी किया गया है, वो 94 का है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, आपने जितने भी आरोप लगाए। प्रेम रंजन जी, जवाब दीजिएगा। जेडीयू की ओर से 94 में एक वीडियो जारी किया गया है, जब मंडल कमीशन संतोष जी, सबसे पहले जब निर्णय हुआ था राज्य के अंदर में यहाँ विधानसभा में सर्वसम्मत तरीके से जातीय गणना कराने का, उस समय एनडीए की सरकार थी। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सर्वदलीय समिति बनी थी और वो समिति प्रधानमंत्री जी से मिलने गई थी। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब पूरे देश का चुनाव होगा, अभी तो 21 का चुनाव कोरोना के कारण नहीं हो सका है, तो इसके बाद जब चुनाव होगा तो उस पर आगे विचार किया जाएगा। लेकिन राज्यों को लगता है अपने हिसाब से अगर कहीं किसी राज्य को करने का तो वो स्वयं स्वतंत्र है कराने के लिए। इसलिए इस बात का जो सारिका पासवान जी बोल रही है ये पूरी तरह से झूठ का पुलिंदा है। दूसरा कि जब भी जो है से आज जो है दबे कुचले ये बताइए ना, किसने कहा था हम एक है तो नेक अनुसूचित महत्व देने वाला व्यक्ति, किसने हम पे कहा था कि हम करने वाला अगर पिछड़ा समाज का व्यक्ति प्रधानमंत्री बना है जो पिछड़ों के हित में निर्णय ले रहा है, तो इनको भारी तकलीफ हो रही। इसलिए कि कांग्रेस पार्टी ने 2011 में सरकार थी, उस समय निर्णय हुआ था जातिगत गणना कराने का, लेकिन उस गणना को जो है कराने के बावजूद जारी नहीं किया गया और कहा गया कि उसमें बहुत सारी खामियां है, त्रुटियां है, उसको नहीं करेंगे। जब एनडीए की सरकार ने जब ये गणना बिहार के अंदर में कराया, यही राहुल गांधी ने क्या कहा, एक व्यक्ति का नाम ले लीजिए भाजपा के नेता का जिन्होंने कहा था कि जातीय आधारित गणना बिहार में या देश में या किसी राज्य में होनी चाहिए। जब हम पिछड़े वर्ग के लोगों को नतमस्तक हो जाऊंगी मैं आपकी, लेकिन नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने जातीय आधारित गणना के हमेशा विरोध में हो रहे हैं, क्योंकि ये जान रहे थे कि ये वो कांग्रेस के लोग मुद्दा है जिसके सामने भारतीय जनता पार्टी जो है वो कमजोर पड़ती है। प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया है पिछड़ों के हित में, देश के हित में, कमजोर वर्गों के हित में, तो आज जो है श्रेय लेने की होड़ लग गई है। उनको लग रहा है कि कैसे इसका श्रेय एक पिछड़े प्रधानमंत्री को जाए। अरविंद जी, आपके गठबंधन के हिस्सेदार बोल रहे हैं इस समय, पक्ष में निर्णय लेने का काम किया है, इसलिए इनको तकलीफ हो रही है। ये लोग सब दिन केवल पिछड़ों के खिलाफ रहे हैं और केवल उनको सपने दिखा करके उनके सपनों को। ठीक है शिशिर पंडित जी, मेरा सवाल यह है कि अभी जेडीयू की ओर से कहा गया था कि जब इंडी गठबंधन में राहुल गांधी नीतीश कुमार से मिले थे तब जातीय जनगणना का
की जो बात थी वो नीतीश कुमार ने कही थी, जिसको इंडिया अलायंस ने पहली बैठक में नकार दिया था। उसमें ममता बनर्जी का भी नाम आया था और यह भी कहा था कि बेंगलुरु में जो बैठक हुई थी इंडिया अलायंस की, उससे दोनों नेताओं ने वॉकआउट कर दिया था। उसी का क्रेडिट अब कांग्रेस ले रही है, जिसको एक समय वो नकार रहे थे। शिशिर जी, कांग्रेस देखिए संतोष जी, क्या है ना कि मैं किसी प्रवक्ता के बीच में नहीं बोल रहा था, तो मैं आग्रह करूंगा कि आपने जो सवाल किया है उसका जवाब वो सुन लें और उसके बाद चीजों को इंटरप्ट करें। नहीं तो इन लोगों की आदत बेहद ही जो है ना वो अराजक हो गई है। बेसिकली क्या है, दो तीन बातों को समझिए। सबसे पहले तो नीतीश कुमार जी मनपुआ पका करके गए थे कि हमको प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट जो है वो इंडिया अलायंस के लोग घोषित करेंगे, जो कि कहते हैं ना बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। कुल मिलाकर के नीतीश जी की यह स्थिति रही। और दूसरी बात मैं बता दूं आपको कि नीतीश कुमार जी की सरकार और इतने बड़े टीचर की भूमिका में नीतीश कुमार जी अगर थे, राहुल गांधी जी को उन्होंने टीच किया था, जैसा अभी जदयू के प्रवक्ता से मैं सुन रहा था, तो जरा समझिए ना संतोष जी, मैं कानूनी बात करूंगा। ये जो है कोई भी कानून या व्यवस्था अगर लागू होती है इस देश में, तो उसके समीक्षा का संवैधानिक अधिकार किसको है? हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को। और ये मैटर जब जातिगत जनगणना की बात जब आई और कई लोगों ने आज सरकार में शामिल है, इनके साथ उपेंद्र कुशवाहा जी, उनका स्टेटमेंट सुन लीजिए उस दौर का। सरकार में शामिल है चिराग पासवान जी, उनका स्टेटमेंट सुन लीजिए उन दिनों का। सरकार में शामिल है जीतन राम मांझी जी, उनका स्टेटमेंट सुन लीजिए उन दिनों का। क्या स्टेटमेंट रहा है जातिगत जनगणना जो बिहार में हुआ उसके रिगार्डिंग? एक बात तो ये, मैं नीतीश कुमार जी के टीचर की भूमिका की बात कर रहा हूं। और दूसरी बात ये कि जैसे ही वो मैटर हाई कोर्ट में गया संतोष जी, तो वो मैटर वहां दम तोड़ता हुआ नजर आया। और जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाते जाते इनका जो जातिगत जनगणना का जो मसला था और उसको कैसे आरक्षण को कह लीजिए कि दायरे को बढ़ाया जाए, 50% से एक्सीड नहीं हो, जबकि कई राज्यों में ऐसी व्यवस्था है। मैं आपको कर्नाटका में इसकी व्यवस्था है, बगल में झारखंड का राज्य है, वहां ऐसी व्यवस्था है। लेकिन बावजूद इसके इन्होंने जो है अपना पक्ष नहीं रखा। और वजह अभी सारिका पासवान जी कह रही थी, आरजेडी की प्रवक्ता बड़ा अच्छा कह रही थी, उनका मैंने सुना। और वो उन्होंने कहा कि भाई सरकार बिहार में इनकी, सरकार केंद्र में इनकी, ये बहुत लंबा क्रेडिट ले रहे हैं। बताइए ना कि संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रावधान जो है वो है कि नहीं, और है तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? इसका मतलब ये कि आप गुड़ खाते हैं और गुलगुल्ला का परहेज करते हैं और टीचर बनते हैं, तो आप समझ लीजिए कि इनका चरित्र यही है। अरविंद जी जवाब दीजिए। अब सुन लीजिए, तो कांग्रेस और आरजेडी दोनों के मित्रों का मैं जवाब दे रहा हूं। आरजेडी के हमारी साथी सारिका जी कह रही थी कि तेजस्वी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी से मिलने गए, तेजस्वी जी के नेतृत्व में जातीय जनगणना का रिपोर्ट सार्वजनिक हुआ। कांग्रेस के साथी कह रहे हैं कि गलत बिहार सरकार ने रिपोर्ट जारी किया, जबकि खुद कांग्रेस पार्टी उसका हिस्सा था। आपने उस बात को इंगित किया है। यह सहसा पूरा बिहार और पूरा देश जानता है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सारी गतिविधियां बिहार में गणना कराने के लिए हुई। बिहार में सर्वसम्मति से विधानसभा में प्रस्ताव, विधानमंडल में प्रस्ताव पास हुए, कैबिनेट से प्रस्ताव पास हुआ। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल गया, जिसका नेतृत्व आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया और मुख्यमंत्री जी ने सफलतापूर्वक उसको यहाँ कराया और प्रकाशन भी किया। वही जो अभी शिक्षित और दीक्षित होने की बात हमारे शिशिर भाई कर रहे थे, तो देश और दुनिया जानती है। उस समय के मीडिया फुटेज को निकाला जाए और देखा जाए कि कैसे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने राहुल गांधी जी को देश में जातीय जनगणना कराए जाने के संदर्भ में जब बातें कही, तो सहमति व्यक्त करते हुए अपना मनसा जाहिर किया। और अगली मीटिंग में जब इंडिया गठबंधन के बाद का जो मीटिंग होने लगा, उसके बाद राहुल गांधी जी देश में संविधान के साथ जातीय गणना कराए जाने की सारिका जी कुछ कहना चाह रही है? यह तो इनकी सच्चाई है। और समय की कमी है। सारिका जी अपनी बात को रखिएगा जल्दी।
मैं सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ भाजपा और जदयू के प्रवक्ता से, दोनों भाइयों से, कि आज कौन है जो जाति आधारित गणना के बढ़ाए गए 9वीं अनुसूची में डालने की लड़ाई जो है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा है? कौन वो लोग हैं? क्या आप उसमें सम्मिलित हैं? और कौन है जो इसको रोकने के पीछे खड़े थे? अरे आप वही लोग हैं ना जो बिहार में जाति आधारित गणना हो रही थी तो आपके एडवोकेट पीछे से जाके रीट दायर कर रहे थे। और मैं पूछना चाहूंगी, निषाद भाई और प्रेम रंजन पटेल भी है यहाँ पे, बिहार में कितने जातीय नरसंहार हुए? क्या आज आप में हिम्मत है कि आप लोग बोल दे रणवीर सेना मुर्दाबाद? सिर्फ एक बार बोल दीजिए मेरे साथ, रणवीर सेना मुर्दाबाद। किसने करवाया था? किसके शासन में हुआ था नरसंहार? ये भी बता दीजिए। जाति को जाति में लड़ाने का काम आप लोग क्या दलितों को और पिछड़ों को अधिकार देने की बात कर रहे हैं? कुर्सी बचाने के लिए किसने कराया? पूरे बिहार में रक्त रंजित हुआ। आप वही लोग हैं जिन्होंने ठीक है, प्रेम रंजन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सारिका जी, आपके सवालों का जवाब प्रेम रंजन जी देंगे। वही लोग हैं जिन्होंने हमें घोड़े पे चढ़ने से रोका था और रोकेंगे भी आगे। संतोष जी, मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ कि लगभग जो है आजादी के आज 77-78 वर्ष हो गए और लगभग जो है 58 साल तक 57-58 साल तक कांग्रेस शासन में रही है। लगभग जो है 15 साल तक जो है कांग्रेस के साथ राजग भी साथ में रही है। तो तब तक जो है जातीय गणना क्यों नहीं कराई गई, इसका जरा जवाब दे दे। और 2-2-3-3 जो है पिछड़े वर्गों के लिए बने आयोग का क्यों नहीं लागू किया गया? उनके शासनकाल में 2011 का निर्णय कांग्रेस की सरकार और उस समय जातीय गणना की बात करके कराने की बात करके उसको जारी नहीं करना, उसमें त्रुटियां बता करके पिछड़े वर्गों के लोगों को चिन्हित करने में कहीं ना कहीं इनको परेशानी थी। इसलिए इनको लगता था कि पिछड़े वर्गों की आबादी अगर सभा चल जाएगी, छोटी-छोटी तो शिशिर जी आखिरी कमेंट आपका हो जाएगा, जो हम कुंडली मार कर सवाल आपसे पूछा गया है कि 1931 में आखिरी जाति जनगणना हुई, 1941 में जाति जनगणना हुई, लेकिन इसका डेटा जारी नहीं किया गया। आजाद भारत में जाति जनगणना पहली बार होगी। मोदी जैसा पिछड़ा व्यक्ति आ गए हैं, अब पिछड़ों के उत्थान और विकास में देश में कोई रोक नहीं सकता है। समय की कमी है से लेकर के तमाम चीजें जो है अब जो है पिछड़ों के हित में होगा, तब ना हम बात रखेंगे। प्रेम रंजन जी जवाब ले लेते हैं। शिशिर जी छोड़ते हैं, आपके यहाँ डिबेट में थोड़े आते हैं। जी जी बताइए, क्या अपना सवाल तो करेंगे आप? सवाल ये था मेरा, 1931 में आखिरी जाति जनगणना हुई जिसका डेटा जारी हुआ था। 1941 में जाति जनगणना हुई लेकिन उसका डेटा जारी नहीं किया गया। आजाद भारत में अब पहली बार जाति जनगणना होगी। ज्यादातर समय आपकी सरकार रही, मोटा मोटी अगर उसको देख ले तो 20 साल विपक्ष में आप बैठे हैं, बाकी समय आपकी सरकार रही, तो मौका था आपके पास भी जाति जनगणना कराने का। बेसिकली संतोष जी 1931 में भी जातिगत जनगणना हुई। रिकॉर्ड कहता है कि वो भी उसका भी पूरी तरह रिकॉर्ड जारी नहीं किया गया था पब्लिक डोमेन में वो नहीं आया था। लेकिन क्यों नहीं हुआ? इस बार इधर के दिनों में पिछले कुछ वर्षों से हमारे नेता राहुल गांधी जी लगातार इसके लिए मुहिम चला रहे थे और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी उस जातिगत जनगणना पर लगातार तंज कस रहे थे। बावजूद इसके ये आभार व्यक्त करना चाहेंगे राहुल जी का कि उनके कहने पर, उनके दबाव में सरकार आई। ठीक है, समय की कमी को ही रोकना पड़ेगा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जातीय जनगणना पर सियासत लगातार जारी है। विपक्ष क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस बता रही है कि राहुल गांधी की वजह से जातीय जनगणना हो रही है। आरजेडी कह रही है कि लालू प्रसाद 1996 में इसकी मांग कर चुके हैं। जेडीयू एक वीडियो जारी करती है 1994 का, जिसमें नीतीश कुमार संसद के अंदर ये कहते हुए सुनाई देते हैं। और बीजेपी ये कह रही है कि मोदी है तो जातीय जनगणना भी मुमकिन है। बहस बिहार की में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए सिटी 62 मेरे साथ।